प्रिय दर्शकों, चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री के साथ में विवाह मत करना, या फिर कहे तो किसी प्रकार का रिश्ता, दोस्ती या फिर संबंध ऐसे स्त्रियों से भूल कर भी नहीं रखना। प्रिय दर्शकों, आज आप जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू होने वाले हो जिससे आपको अपने आसपास के स्त्रियों के बारे में ऐसी राज पता चलेगी जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। हाँ प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि वह लड़की कैसी हुआ करती है जिनसे इंसान अगर भूल से भी शादी कर ले तो वह बर्बाद हो जाता है। चाहे कितना भी धन कमाए, लेकिन हमेशा गरीब ही बना रहता है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक तालाब के किनारे एक पेड़ में बूढ़ी चिड़िया और कौवा रहा करते थे। कौवा बूढ़ी चिड़िया के पास बैठा हुआ था तो कौवा ने बूढ़ी चिड़िया से पूछा, मैं जंगल से उड़ते हुए आ रहा था तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोक कितना स्वार्थी बन गया है। कौन अपना है और कौन पराया, आज के समय में यह समझना बहुत कठिन है। बूढ़ी चिड़िया बोली, हे कौवा, सही कह रहे हैं आप। अब कौवा बोला, ऐसे में जो एक जीवन साथी होती है, जो किसी इंसान के साथ उसके पूरे जिंदगी साथ रहती है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फिर बूढ़ी चिड़िया कौवा से कहती हैं, सही कह रहे हो, नहीं तो किसी भी इंसान का जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाता है, वह अमीर से गरीब बन जाता है। कौवा ने कहा, हे बूढ़ी चिड़िया, ऐसी कौन सी बात है जो हर एक इंसान को उसके विवाह से पहले पता होनी चाहिए। बूढ़ी चिड़िया कहती हैं, मैं आपको यह बातें एक कहानी के जरिए बताती हूं। आप बस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल ज्ञान टिप्स 99 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तब बूढ़ी चिड़िया कहती हैं, हे कौवा, प्राचीन काल की बात है, एक गांव जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक बहुत ही दयावान राजा रहते थे और उनकी 2 रानियां थीं, और राजा अपने पत्नियों से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम करते थे। और एक दिन राजा के राजमहल एक बेटा पैदा होता है, और इसी खुशी में गांव के जो राजा थे वह अपने दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन करते हैं, और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के गांव से भी कुछ लड़कियां भाग लेती हैं। शाम का समय था और नृत्य कला का आयोजन शुरू हो चुका था, और तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उन पर मोहित हो जाते हैं। और उसके बाद राजा मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने पेश करवाते हैं, और वह लड़की इस प्रस्ताव को सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाती है, और वह लड़की उस मंत्री से कहती है, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सोचकर बताती हूं। फिर कुछ दिनों के बाद राजा उस लड़की से शादी कर लेते हैं। फिर कुछ सालों के बाद छोटी वाली रानी के 2 पुत्र होते हैं। कुछ समय के बाद उनके तीनों बेटे बड़े हो गए, लेकिन प्रिय दर्शकों, दूसरे वाले रानी का एक भी पुत्र नहीं था, क्योंकि उनके नसीब में कोई संतान प्राप्ति नहीं था। और प्रिय दर्शकों, आप लोग जानते ही हैं कि राजा महाराजाओं को यह शौक हुआ करता था जंगल में शिकार का खेल खेलने का। तो जो राजा के 3 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए गया, और जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथों से एक हिरण का वध तक नहीं हुआ। उसने एक भी हिरण को नहीं मार पाया। लेकिन तभी अचानक से सामने एक बहुत ही घने जंगल में से एक पागल इंसान निकल करके आया। वह बहुत ही अजीब सा फटा छेटा कपड़ा पहना हुआ था, और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। साथ ही खाने के तलाश में इधर उधर भटक रहा था, और कंधे पर तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। प्रिय दर्शकों, फिर वो राजकुमार जो कि शिकार करने आए हुए थे, वो उस पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो, तुम यहां जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन प्रिय दर्शकों, वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, और उसे बहुत ही तेज की भूख लगी होती है, क्योंकि वह पागल व्यक्ति
खाने की तलाश में था। इतने में ही राजकुमार अपने थैले में से कुछ लड्डू निकाल करके उस पागल व्यक्ति को देते हैं और भूखा व्यक्ति लड्डू को देखते ही लपक लपक कर खाने लगा। इतने में ही राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर कौन हो आप और इस घने जंगलों में अकेले क्यों भटक रहे हो? आपका परिवार कहाँ है? यह सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उस पागल व्यक्ति की आंख भर आती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और यह सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं और उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो? तभी उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था वह कहता है, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ में? तब तोता कहता है, इनके पास वाले नगर में एक लड़की है जिसका पिता एक राजकुमार है और वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। परंतु वह लड़की तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उस इंसान से शादी करना चाहती है जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए जो कोई शादी की इच्छा लेकर के उसके पास में जाता है वो उससे एक सवाल पूछती है और अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे देगा उसके साथ में वह विवाह कर लेगी और अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसका शीश कटवा देती है। और इसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो कि उस स्त्री के द्वारा मारा गया और मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो दिए और इसी वजह से इनका राज्य भी अब उस स्त्री के कब्जे में है। इतनी बात होते ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और यह सारी बात सुनकर राजा के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है और वापस शिकार पर से महल की तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते उसी राजकुमारी का ख्याल उस राजकुमार के दिमाग में चल रहा था। राजा जब लौट करके अपने घर आए तो घर आकर के रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह में भी वही राजकुमारी के ख्यालों में डूबे हुए थे। अब राजा से रहा नहीं गया और वह शीघ्र ही अपना घोड़ा उठाते और उस राजकुमारी के महल की तरफ चल देते हैं और तभी राजकुमार के माता पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि हमारे बगल वाले राज्य में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका कोई प्रश्न है कि जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वह उसके साथ विवाह कर लेगी और जो नहीं दे पाता उसका सर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे गए हैं और कई राज्यों को वह स्त्री अपने कब्जे में ले रखी है। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार उनका एक भी नहीं सुना और राजकुमारी के महल की ओर निकल जाते। महल पर पहुंचते ही राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी कहती हैं कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी और अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर राजकुमारी अपना वह एक प्रश्न पूछती है जो अभी तक कई लोगों से पूछते आ रहे थे और जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वह राजकुमार देखता रह गया। जब उत्तर नहीं आया तो राजकुमार का शिष्य कटवा दिया गया। प्रिय दर्शकों, ऐसा कौन सा प्रश्न था जो कि राजकुमारी पूछती थी, लेकिन कोई भी इनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में जरूर पता चल जाएगा कि राजकुमारी ऐसा क्यों करती थी, क्यों हर वह व्यक्ति जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था उससे वही एक सा प्रश्न पूछा करती थी। जब बड़े वाले भाई मारे गए तब बड़े से छोटा दूसरे नंबर के राजा ने विचार किया कि वह राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा, परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वह राजकुमार उस राजकुमारी को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं और खुद में सोचते हैं कि यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इनसे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजा राजकुमारी से कहता है, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तो राजकुमारी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाते हैं। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती हैं, क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो,
मैं आपसे विवाह करना चाहता। तो फिर राजकुमारी कहती हैं, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। पहले आपको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। लेकिन दूसरे वाले राजकुमार भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं और उनका भी सर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार उस विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़के थे। उनमें से 2 लड़के मारे गए। अब बचा सबसे छोटा वाला, वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटे वाले भाई चलते हुए कहता है, हम जा रहे हैं उस हत्यारी राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने। या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर के आऊंगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बदला लेने के चक्कर में चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर वैसे मैं गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। पर कुछ सोचने समझने के बाद उसने क्या किया कि उस राजकुमारी की महल से थोड़े हटकर एक बगिया थी। उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगिया के अंदर चला गया, और राजकुमारी वहां पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। अब उस बगिया में एक सरोवर था, और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान के वेशभूषा में खड़ा था। जी हां, प्रिय दर्शकों, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, यह बहुत ही अलौकिक कहानी है। प्रिय दर्शकों, राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था, और तब राजकुमारी अपने कुछ सहेलियों के साथ बगिया में आई। और कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा कि हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात को सुनकर उसकी एक सहेली ने हाथ में बर्तन लेकर के उसी सरोवर पर जल लेने के लिए गई। जिस सरोवर पर वह राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था, उसने देखा तो उसके रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। वो राजकुमारी की सहेली फिर जल लेकर के आई और राजकुमारी को पिलाया। फिर तुरंत लौट करके सरोवर के पास चली गई, और उसने जाकर के उस राजकुमार यानी कि उस आम आदमी से कहती है कि आप कौन हो, यहां क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूं, और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूं। फिर राजकुमार कहता है कि वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? फिर वह लड़की कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली गंगा हूं। यह सुनकर के राजकुमार उस गंगा के साथ उसके घर चले जाते हैं, और गंगा अपने आंगन में चारपाई बिछा करके उस राजकुमार को बैठा दिया और उसके बाद में भोजन करवाया, और फिर कहती है कि आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूं। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूं। जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो वह राजकुमार रोने लगता है। राजकुमार के आंखों से आंसू के धारा बहने लगी और कहने लगा, मैं इसलिए सरोवर में घूम रहा था क्योंकि यह जो तुम्हारी राजकुमारी है, इतनी हत्यारी है, जिसने अब तक कई लोगों के सर कटवा दिए हैं, और उन्हीं में हमारे 2 भाई मारे गए, तो मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब गंगा कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे शादी करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, गंगा ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा करवा ली, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर भी लगा था कि अगर हम इनको वहां जाने देंगे तो पता नहीं यह वहां से लौट करके आएंगे भी या नहीं। तो फिर राजकुमार गंगा से कहता है कि मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगा। लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद जब राजकुमार ने गंगा से इतना कहा, तो गंगा को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया। तो फिर गंगा ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया, और गंगा ने कहा कि वह हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती है कि गुल सरोवर की क्या कहानी है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा कि आपको अगर प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, आप हमें इसका उत्तर सुना दीजिए। लेकिन गंगा तुरंत हाथ जोड़ करके बोली, हे महाराज, अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो, मैं आपको इसके बारे में जरूर बताती। लेकिन गंगा कहती है, राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उन्हीं को यह गुलसरोवर वाली कहानी पता है, और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई शादी करना चाहे
तो तुम उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यहां तक राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी राजकुमारी यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि वह उस साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। अब हम जाते हैं, पहले गुल और सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं कि इसकी कहानी क्या है। इसीलिए आप यहीं पर इंतजार करिए और हम वापस लौट करके जरूर आएंगे। तब गंगा बोलती है, महाराज, गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेंगे आपको? मैं आपको यह बता सकती हूं, लेकिन वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजा बोले, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब गंगा बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहां मत जाइए। इस जिद को छोड़िए, आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे। आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। उस राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे संकट कितने भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। तो गंगा ने सोचा कि अब हम चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रुकेंगे। तो फिर गंगा ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दिया और कहा कि यह घोड़ा और यह तलवार तुम्हारे काम जरूर आएगी। इसलिए आप एक काम करना, यहां से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिलेगा, और उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता और बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार के मदद से रास्ते में उस शेर के लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने यह खाने की चीज रख देना। वह उसे खा करके तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे, तो वहां से आगे आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। और इतना कहकर गंगा राजकुमार को विदा कर देती है और राजकुमार दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जाते समय गंगा बोलती है, महाराज, भूल मत जाना, लौट करके जरूर आना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपका जीवन भर इंतजार करूंगी, मुझे आप भूलोगे तो नहीं? तो उस राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए बोला कि आप चिंता मत करो, मैं लौट करके जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा, इसीलिए आप तनिक भी चिंता मत करो। अब वो राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। तो गंगा के मुताबिक उसको एक शेर का गुफा मिला, जिसमें वही एक बूढ़ा शेर था, जिसके बारे में गंगा ने राजकुमार को बताया था, और साथ में यह भी कहा था कि आप रास्ते में इस तलवार की मदद से उस बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने को ले जाना। तो वह राजकुमार बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस शेर के सामने खाना रख देता है। क्योंकि शेर बहुत भूखा था, तो वह खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना शुरू कर देता है। राजकुमार देखता है कि अब तो शाम हो चुकी है, जिस वजह से हल्का हल्का ठंड भी लगने लगता है और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो वह क्या करता है कि आसपास से कुछ लड़कियां इकट्ठा करके ले आता और गुफा के सामने थोड़ा सा आग जला लेता है। तब उसी आग के पास में आकर वह शेर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है और राजा उस शेर को सहलाने लगता है, और कुछ समय बाद राजकुमार को आंख लग जाती है। राजकुमार वहीं पर सो जाता है। फिर अगले सुबह होते ही राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती हैं। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डर के भाग जाते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, और पहुंचते ही देखते हैं कि थोड़े दूर पर एक व्यापारी कई हाथियों पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर खड़े हैं। अब वो राजकुमार उस व्यापारी के पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है कि कौन हो, आप यहां क्या कर रहे हो? फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उस व्यापारी को बताता है और कहता है, मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस तरफ जाना है। इतने में ही व्यापारी देखता है कि उस पार से उसकी नाव आ रही है, जिस पर वह व्यापारी सामान को रखवाकर समुद्र के उस पार पहुंचवाया करता है। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वह व्यापारी सामान को नाव पर रखवाता है, और इतने में वह राजकुमार उस व्यापारी से कहता है,
आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार पहुंचवा दें। फिर व्यापारी ने कहा, अगर अब इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो यह नाव डूब सकती है। मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हैं, मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और यह गले की चैन, इसको आप रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से जाने दीजिए। प्रिय दर्शकों, वह व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए वह राजा के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चैन रख लेते हैं और नाव से सैनिक के द्वारा कुछ सामान उतरवा के राजा को उस नाव पर जाने देते हैं और इसी तरह राजकुमार उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल और सरोवर की कहानी के तलाश में निकल जाते हैं। ठीक 15 दिन बाद राजकुमार समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाते हैं और नगर में गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं और देखते देखते वह राजकुमार एक राज्य में पहुंचते हैं और जिस राज्य में वह पहुंचे उस राज्य का नाम गुल होता है और वहां के राजा का नाम सरोवर था। वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नृत्य कला होता था और वहां पर कई लोग आया करते थे, संगीत बजता था, नृत्य कला होता था। सभा में चारों ओर आनंद का माहौल रहता था और राजकुमार ने क्या किया कि उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। अब 3-4 दिन लगातार वहां पर आता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नजर उस पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको उठाया। सभा के अंत में उससे कहा, मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिन से आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और ना ही किसी से कुछ बोलते। आप इस राज्य के नहीं लगते हो, इससे पहले कभी यहां दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो? आप क्या करना चाहते हो? राजकुमार को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसीलिए राजकुमार सरोवर नाम के राजा से कहता है, महाराज, मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूं। यह सुनकर सरोवर नाम के राजा उनसे बोलते हैं कि कौन सा संगीत ठीक है, आप सुनाइए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार संगीत गाने लगते हैं। उस राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी हुई वाह वाह करने लगी। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर के बोला, हम तुम्हारे इस गायकी से इतने खुश हैं कि आप चाहे तो कुछ भी मांग सकते हो। आप जो मांगोगे हम आपको वह जरूर देंगे, यह हमारा वचन है। फिर राजकुमार कहने लगा, महाराज, ऐसा ना हो मैं मांगूं और आप अपना पैर पीछे खिसका लें, इसलिए एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए। जो कुछ भी है वह ठीक है और जैसे भी है ठीक है, हम जैसे हैं अच्छे हैं। तो उस राजा ने कहा, नहीं, आप मांगो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कहोगे वह हम आगे की कहानी दूसरे पाठ में सुनाएंगे। अगर आपको आगे की कहानी जानी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।